हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आपका सभी का स्वागत है। हर एक रविवार को संडे को एक टेस्ट होगा। अभी साइंस का आज है, हो सकता है अगला रविवार को मैथ का होगा। इस प्रकार टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जिसको आपको आंसर ग्रुप पर भेजना है। पहले 8 बजे आपको ग्रुप पर आंसर इसका सेंड कर दिया जाएगा। इसका वीडियो 9 बजे के आसपास आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अच्छे से पहले पूरा क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद देखिए आप इस वीडियो के द्वारा आपका कितना सही हुआ। देखिए पहला कह रहा है, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, आपको याद रखना है। निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। एक क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश की गति सबसे कम किस में होती है। तो हीरा में, क्योंकि हीरा का वर्तनांक ज़्यादा होता है, तो हीरा में प्रकाश की गति कम होती है। हीरा में प्रकाश की गति सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, आपको याद रखना है 2.42। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है उसमें प्रकाश की गति कम, जिसका अपवर्तनांक कम उसमें प्रकाश की गति ज़्यादा। तो निर्वात का अपवर्तनांक पूरा 1 होता है, इसलिए प्रकाश की गति। कह रहा है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जानते होंगे, एम्पियर। वोल्ट किसका मात्रक है, तो वोल्ट जो है शक्ति का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। किसका मात्रक है, प्रतिरोध। एम्पियर तो बता चुके हैं विद्युत धारा का। वाट किसका मात्रक है, तो वाट जो है शक्ति का मात्रक है। वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है। वोल्ट किसका है, वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है, तो वोल्ट विभवांतर या विभव का मात्रक है। आगे देखिए, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि तरंग जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग। प्रकाश जो होती है किस प्रकार की तरंग होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ, या इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। कहते किसको, समझ लीजिए। वह तरंग जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके गमन के लिए, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। पूछेगा प्रकाश निर्वात में चल सकता है क्या, तो बोलेंगे हाँ प्रकाश निर्वात में चल सकता है। और सबसे अधिक जो वेग होता है निर्वात में ही होता है। लेकिन ध्वनि जो होता है निर्वात में नहीं चलता है। ध्वनि जो होता है, आपको याद रखना है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता है। निर्वात में नहीं चल सकता है, क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। चल सकता है, अच्छे से आपको रखना है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ या विद्युत चुंबकीय तरंग है। कह रहा है मानव नेत्र की शक्ति केंद्र क्या होता है। मानव नेत्र में जो शक्ति होता है लेंस में होता है। मानव नेत्र में जो शक्ति होता है किस में होता है, मानव के नेत्र के लेंस में होता है। अगला देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, सभी लोग जानते होंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन द्वारा दिया गया। आइंस्टीन ने इब्राहिम से आविष्कार बताया था। जो है ये जो है पास्कल जो है दाब का नियम, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। दाब के बारे में पास्कल ने बताया था। अगला देखिए, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, तो हम जानते हैं कि वस्तु के बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए अवतल दर्पण लेना पड़ेगा। एफ और पी के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो यहाँ से प्रकाश जाती है और लौटता कहाँ से, प्रधान ये लौटता जो है वो हमारा फोकस से लौटता है। कहाँ से लौटता है, एक मिनट, लौटता जो है फोकस से। दूसरा क्या करते हैं, सी से गुजारते हैं प्रकाश को। सी से गुजारते हैं, तो सी से गुजारेंगे तो इस प्रकार आगे कटेगा नहीं, इधर फैलता हुआ नजर आएगा, तो आगे बढ़ के को कटता है। इसलिए इसका बड़ा प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो कहेगा बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा बनता है, तो आपको याद रखना है अवतल द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा क्या बनता है, सीधा बनता है प्रतिबिंब। सीधा का मतलब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। सीधा का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। आपको याद रखना है छोटा भी बनता है। क्या बनता है, छोटा भी बनता है। एक चीज़ दूसरा दिन ध्यान रखना है, समतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है। सीधा का मतलब काल्पनिक बनता है। लेकिन समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर है कि समतल में छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब ये समतल दर्पण में जो होता है बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। वहीं उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। अच्छे से इसको ध्यान रखना है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, डेसिबल। हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक। हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवृत्ति का।
न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन जो है बल या भार का मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल या भार का मात्रक न्यूटन। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। अगला, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्रिया होती है। तो आंसर क्या है? आंसर होगा क्रिया प्रतिक्रिया नियम को न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? पहले बता चुके हैं। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है। वाट का किसका मात्रक है? वाट जो है शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक है। वेबर किसका मात्रक है? वेबर जो होता है चुंबक का मात्रक होता है। अगला देखिए, कह रहा है गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा के बोलते हैं। गतिज ऊर्जा को के बोलते हैं। के बराबर mg 1/2 mv² होता है। एक पी होता है, इसको स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं। पी को क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। इसका सूत्र क्या? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है पी बराबर mgh। तो यहाँ गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, गति का ऊर्जा का सूत्र है तो 1/2 mv²। चुंबक का कौन सा ध्रुव अकेला नहीं रह सकता है? कोई देखिए, मान लीजिए चुंबक है, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल है। नॉर्थ पोल है और क्या? साउथ पोल है। मान लीजिए यहाँ तोड़ दिए तो हमेशा क्या होता है, ये नॉर्थ है तो यहाँ अपना साउथ पोल बना लेगा। कभी भी ऐसा चुंबक नहीं होगा जिसका एक पोल रहे एक पोल नहीं होगा। तो दोनों पोल रहना उसमें ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं हो सकता है अकेला उत्तरी ध्रुव रह सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है अकेला दक्षिणी ध्रुव रह सकता है। दोनों ध्रुव रहना ही पड़ेगा। कोई ध्रुव अकेला कह रहा है, न्यूटन का कौन सा ध्रुव कभी अकेला नहीं रह सकता है? दोनों ध्रुव अकेला नहीं रह सकता है। ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का ऐसा मात्रक ऊर्जा या ऊष्मा का मात्रक जूल है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल या भार का मात्रक न्यूटन है। बल या भार का मात्रक न्यूटन है। वाट किसका मात्रक है? वाट जो है शक्ति का मात्रक वाट है। कैलोरी किसका मात्रक है? कैलोरी और जूल जो है ऊष्मायन का मात्रक है। लेकिन ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो जूल है। कैलोरी भी ऊष्मायन का मात्रक है, ऊष्मायन का मात्रक है। लेकिन आपको याद रखना है, एक कैलोरी में कितना जूल होता है? तो एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.2 जूल होता है। अगला कह रहा है, वायु का दाब किस उपकरण से मापा जाता है? तो वायु का दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। क्या? वायु का दाब, वायुमंडलीय दाब किस उपकरण से मापा जाता है? तो बैरोमीटर। थर्मोमीटर से क्या मापा जाता है? थर्मोमीटर से मापा जाता है तापमान। थर्मोमीटर से क्या मापा जाता है? तापमान। क्या है? एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर, एम्पियर विद्युत धारा वाला है तो विद्युत धारा से मापा जाएगा। स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? किसी भी गाड़ी का चाल मापा जाता है। गाड़ी का क्या मापा जाता है? गाड़ी का चाल किसके द्वारा मापा जाता है? स्पीडोमीटर। एक होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ओडोमीटर। इससे किसी भी गाड़ी द्वारा तय दूरी मापा जाता है। गाड़ी द्वारा तय दूरी मापा जाता है। मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है, वो अभी तक 10,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुका है, तो ये ओडोमीटर पर लिखा रहेगा 10,000 किलोमीटर। तो ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? गाड़ी द्वारा तय दूरी। स्पीडोमीटर से उसकी चाल मापा जाता है। कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक, शक्ति जहाँ जाएगा वोल्ट होगा। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा या ऊष्मा का मात्रक। ऊर्जा का अर्थ, ऊष्मा का मात्रक जूल है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, भार का। कूलाम किसका मात्रक है? कूलाम जो है आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक कूलाम है। आवेश किसका मात्रक? आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। अगला देखिए, मानव कान किस तरह की ध्वनि सुन सकता है? तो मानव कान जो है सरब ध्वनि सुन सकता है। कौन सा गुण है? सरब का मतलब सुनने योग्य ध्वनि। सरब ध्वनि ये मनुष्य के लिए होता है, मनुष्य सुन सकता है, मनुष्य सुन सकता है। एक होता है अवसरब ध्वनि, अवसरब ध्वनि, अवसरब ध्वनि। देखिए अच्छा से लिख देते हैं। एक तो सरब ध्वनि हो गया, सरब ध्वनि मनुष्य सुन सकता है, मनुष्य सुन सकता है। एक होता है अवसरब ध्वनि, अवसरब ध्वनि जो बड़ा जानवर जैसे हाथी आप सुन सकता है, हाथी। और एक होता है प्रासरब ध्वनि, प्रासरब ध्वनि जो कौन सा? चमगादड़ सुन सकता है, चमगादड़। देखिए मनुष्य जो सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज।
20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को जो होता है हथियार सुनता है, उसे कहते हैं अपसरब ध्वनि। तो 20 से कम ध्वनि को कौन सुनता है? हथियार। 20,000 से अधिक हर्ट्ज के 20,000 हर्ट्ज से अधिक को जो सुनता है वो चमगादड़ सुनता है, चमगादड़ प्रसव ध्वनि। तो कह रहा है मनुष्य का कान कौन सा ध्वनि पुरुष सुनेगा? तो मनुष्य के लिए हमारा सरब ध्वनि 20 से 20,000 अच्छे से याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछे। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सभी जानते होंगे, H2O जल का रासायनिक सूत्र है। कह रहा है धातु जो विद्युत का सुचालक है। धातु जो है अधातु जो विद्युत, कौन सा धातु जो है विद्युत का सुचालक है? तो धातु जो है विद्युत का सुचालक है। तो आपको याद रखना है ग्रेफाइट। एक चीज याद रखिएगा, कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर द्रव होता है, इसको ध्यान रखना है अच्छे से। और एक का ध्यान रखना है, कौन सा अधातु जो होता है, अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। धातु कौन सा द्रव होता है? धातु कौन सा द्रव होता है? दोनों को धातु पूछेगा कौन सा द्रव होता है कमरे के ताप पर? पारा। अधातु कौन सा कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो आपको याद रखना है कौन सा धातु? ब्रोमीन। दोनों क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl बोलते हैं। NaCl का नमक होता है, नमक का मतलब साल्ट होता है NaCl। टेबल साल्ट को क्या कहते हैं? NaCl। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल के बारे में और क्या जानकारी है? अम्ल के बारे में जानकारी है कि इसका स्वाद खट्टा होता है। कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन देता है। पूछेगा अम्ल जो है जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन कौन देता है? अम्ल जो होता है जल में घुलकर देता है। अगला कह रहा है कौन सा गैस फलों को पकाता है? तो इथिलीन गैस जो होता है फलों को पकाता है। इसका फार्मूला एसिटिलीन बोलते हैं C2H2 या इथिलीन बोलते हैं C2H4। दोनों फलों को पकाने का काम करता है, पादप हार्मोन है। अगला देखिए सोना का प्रतीक क्या होता है? तो Ag जो होता है Ag है AU जो है सोना का प्रतीक है। Ag क्या है? चांदी का प्रतीक है। Ag चांदी का प्रतीक है। A लोहा का प्रतीक है। प्लेटिनम का प्रतीक है, या फिर लोहा Pt प्लेटिनम। सोना चांदी ऐसा याद रखिएगा। AU सोना है, Ag क्या है? चांदी है। कह रहा है एक्वारेजिया हिंदी क्या है? अम्लराज। तो अम्लराज क्या होता है? अम्लराज होता है HCl होता है, HNO3 होता है, HNO3। यहाँ 3 लग गया तो इसके आगे 3 लगेगा, यानी 3HCl प्लस HNO3। HCl प्लस HNO3 तो है, लेकिन पहले 3 होना चाहिए। तो HCl HNO3 यहाँ है, HCl और 3 अनुपात 1 दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। देखिए इसका होना क्या चाहिए? HCl HNO3 होना चाहिए, लेकिन 3 अनुपात 1 नहीं होना चाहिए, 1 अनुपात 3 होना चाहिए। 1 में रहेगा, 3 में रहेगा, तो 1 अनुपात 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 अनुपात 3 होना चाहिए। ये सही आंसर होता है डी। अगला देखिए कह रहा है 7 से कम, pH का मान 7 से कम किसके लिए होगा? तो pH का मान 7 से कम अम्ल के लिए होगा, 7 से ज़्यादा क्षार के लिए होगा। अम्ल पूछेगा, अम्ल का मान pH जो होता है 7 से कम होता है। 7 से कम जो होता है उदासीन का pH मान 7 के बराबर होता है। कितना होता है? 7। और क्षार का pH मान कितना होता है? क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। अगला क्या है? गैस जो लाफिंग गैस कहलाती है, लाफिंग गैस माने हास्य गैस कौन सा कहलाती है? तो हास्य गैस N2O होता है। N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं? हास्य गैस। इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस कहेगा। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है हास्य गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला देखिए कह रहा है कि धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। तो लोहा का भी किया जाता है, सोना का भी, तांबा का भी, एल्युमिनियम का भी, लेकिन सबसे अधिक जो तार बनाने में प्रयोग किया जाता है धातु कौन सा है? तांबा है। तो कहेगा कि धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। ऐसे तो इसका सभी आंसर होता है, लेकिन एक को मारना है, जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है उसको मारा जाता है। तो इसमें तांबा को मारना उचित रहेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना भी कम रहती है। अगला देखिए जंग लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जंग कब लगता है? जंग जब लगता है जब ऑक्सीजन और नमी जो होती है, नमी किसी धातु के संपर्क में आती है, लोहा के संपर्क में आती है, तो दम लगता है। तो ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण होना। जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कह सकते हैं। अगला देखिए
गैस जो प्रदूषक का मुख्य कारण है, कौन सा गैस? जैसे गाड़ी से धुआं निकल रहा है तो उसमें कौन सा गैस प्रदूषक का मुख्य कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कभी सोच लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा प्रदूषक कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो होता है शीशा वाला, जिसमें भी मान लीजिए पेट्रोल से धुआं निकलता है, उसमें सबसे विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है, CO। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कह रहा है कांच का मुख्य घटक क्या है? तो SiO2। कांच का फॉर्मूला जो होता है SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड से कांच बनता है। तो कांच का मुख्य घटक क्या है? SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है? तो जब भी दूध आवे तो दूध से संबंधित है लैक्ट। दूध से संबंधित शब्द है क्या है? लैक्ट। तो लैक्टोज जो होगा दूध से संबंधित शर्करा होगा। कहेगा लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? लैक्टोमीटर। तो कहेंगे लैक्ट का मतलब दूध होता है, तो दूध की शुद्धता इससे मापी जाती है। क्या होती है? दूध की शुद्धता मापी जाती है, शुद्धता। कहेगा लैक्टोबैसिलस क्या होता है? लैक्टोबैसिलस ये क्या होता है? तो कहेंगे दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस है। दूध को दही बनाने वाला बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस है। दूध से दही। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस जो होती है हाइड्रोजन होती है, क्योंकि अब पूछेगा सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन, हीलियम। तो हाइड्रोजन होती है, क्योंकि 1 पर आता है, या हीलियम 2 पर आता है। अगला देखिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको याद रखना है रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब पूछ देगा हीमोग्लोबिन कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। लोहा यानी Fe पाया जाता है। अगला देखिए, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क को कहा जाता है। किडनी क्या है? किडनी है। फेफड़ा है। फेफड़ा तो श्वसन तंत्र की इकाई है। किडनी क्या है? ये खून को साफ करता था, यूरिया अलग करता है। और फिर हृदय क्या होता है? हृदय रक्त को पंप करता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। 4 में 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो आपको याद रखना है 3। 3 में क्या होते हैं? 2 अलिंद होते हैं और 1 निलय होते हैं। 2 अलिंद और प्लस 1 क्या होता है? 1 निलय होता है। अगला देखिए, कह रहा है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? आप सभी जानते होंगे विटामिन जी जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन जी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो नाम है वो क्या है? विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल, क्योंकि कैल्शियम जो होता है ज़्यादा मिलता है। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। अगला देखिए, कह रहा है पौधे भोजन बनाते हैं। तो पौधे भोजन कहाँ से बनाते हैं? पत्तियों में बनाते हैं। ज़्यादातर भोजन पत्तियों में बनता है। वो 2 उत्तक होता है। जो भोजन बनाने वाला उत्तक है फ्लोएम होता है। फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है? पौधों में भोजन का परिवहन। और जाइलम क्या होता है? जल का परिवहन करता है। जाइलम जो होता है वो क्या करता है? जाइलम जो है जल का परिवहन करता है। जल का परिवहन पूछ देगा। फ्लोएम उत्तक किसका परिवहन करता है? तो भोजन का। और जाइलम किसका है? जल का। जैसे जाइलम जैसे जल, ऐसा करके याद कर लीजिएगा। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो आपको याद रखना है इंसुलिन जो होता है अग्नाशय से निकलता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन जो है अग्नाशय से निकलता है। और अग्नाशय जो है एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। पूछेगा मानव शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय। कहेगा मानव शरीर का सबसे बड़ा जो है ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है। मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो आपको याद रखना यकृत जो है सबसे बड़ा ग्रंथि। यकृत जो है वो क्या है? सबसे बड़ा ग्रंथि। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? इंसुलिन जो निकलता है वो अग्नाशय से निकलता है। तो अग्नाशय में कहाँ? अग्नाशय के बीटा कोशिका, अग्नाशय के
लैंगरहैंस के बीटा कोशिका, पूरा ध्यान रखिएगा। इंसुलिन जो होता है, अच्छा से लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन अग्नाशय के लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से निकलता है। लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से निकलता है, बीटा कोशिका से निकलता है। ये पूछ सकता है इंसुलिन लैंगरहैंस के किस कोशिका से निकलता है, तो बीटा कोशिका से निकलता है। आपको ध्यान रखना है किस कोशिका से निकलता है, तो लैंगरहैंस के बीटा कोशिका। इंसुलिन से कौन सा बीमारी, इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है, तो इसकी कमी से मधुमेह हो सकता है, जिसे चिनिया रोग कहते हैं। मधुमेह हो सकता है, मधुमेह। अगला देखिए, लाल रक्त कण का यानी आरबीसी का निर्माण स्थल क्या है, तो आरबीसी का निर्माण स्थल अस्थि मज्जा है। जबकि कहेगा इसका कब्रिस्तान कहाँ है, आरबीसी का कब्रिस्तान पूछेगा। यह है आरबीसी, इसका कब्रिस्तान को पूछते हैं। इसका कब्रिस्तान कहाँ, यानी इसका मृत्यु होती है कब्रिस्तान। तो आपको याद रखना है प्लीहा या स्प्लीन में आरबीसी का मृत्यु हो जाता है। मलेरिया किसके कारण फैलता है, तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है। परजीवी प्लाज्मोडियम है, और इसमें क्या है, ये जो है एक प्रोटोजोआ है। मलेरिया जो है किसके कारण फैलता है, तो परजीवी प्लाज्मोडियम के द्वारा ये फैलता है। कहेगा मलेरिया जो है किस पानी में फैलता है, तो आपको याद रखना है मलेरिया जो होता है गंदा पानी जब जमा हो जाता है तो उससे फैलता है मलेरिया। अच्छे से याद रखना है। मानव की सबसे बड़ी हड्डी क्या है, तो मानव की सबसे बड़ी फीमर है, जैसे जांघ की हड्डी जांघ में पाई जाती है, जैसे क्या कहते हैं, जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी कहाँ है, जांघ की हड्डी। अस्टेपिज क्या है, अस्टेपिज मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। कहेगा मानव की सबसे छोटी हड्डी, मानव की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, तो उसको क्या नाम है, छोटी हड्डी, अस्टेपिज है, हड्डी अस्टेपिज है। कहेगा हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है, हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितना होती है, अच्छा से याद रखना है, 206। और कहेगा मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, मांसपेशियों की संख्या, तो आपको याद रखना है मांसपेशियों की संख्या 640 होती है। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 640। अगला देखिए, कह रहा है पौधे में पानी का परिवहन कहाँ, किसके द्वारा, पानी यानी जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। अभी बताएं, फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन होता है। फ्लोएम द्वारा क्या होता है, भोजन का परिवहन होता है। क्लोरोफिल के क्या कहते हैं, कोशिका का, हरित लवक या क्लोरोफिल को कहते हैं कोशिका का रसोई घर, क्योंकि खाना बनता है रसोई घर। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो हरित लवक या क्लोरोफिल को कोशिका का रसोई घर। मानव शरीर का ऊर्जा घर क्या है, मानव शरीर कोशिका का ऊर्जा घर या मानव शरीर का ऊर्जा घर कहाँ से प्राप्त होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। कोशिका में ऊर्जा कहाँ प्राप्त होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा जो बनता है एटीपी के फॉर्म में बनता है, एटीपी, जिसे क्या कहता है, ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। पूछ सकता है ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, तो एटीपी को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है या ऊर्जा घर कहा जाता है। अगला देखिए, एड्स जो है किस वायरस से होता है, एड्स पहले दिवस कब मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो एड्स जो है किस वायरस से फैलता है, वायरस से फैलता है, तो HIV वायरस होता है, HIV वायरस। हाई इम्यूनो क्या होता है, हाई इम्यूनो वायरस होता है। ये जो होता है RNA वायरस होता है, एक RNA वायरस होता है, एक DNA प्रकार का वायरस होता है। तो आंसर इसका क्या होगा, ये जो है एड्स किस वायरस से फैलता है, तो RNA वायरस, जिसका नाम है HIV। शोषण किस गैस के अवशोषण की प्रक्रिया है, तो शोषण में कौन सा गैस लिया जाता है, अवशोषण किया जाता है, तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का अवशोषण किया जाता है, CO2 का निष्कासन किया जाता है। शोषण में ऑक्सीजन का अवशोषण किया जाता है ताकि ऊर्जा बने, और CO2 का निष्कासन किया जाता है। अगला देखिए, कह रहा है पौधों में हरे रंग का कारण क्या है, तो पौधों में हरे रंग का कारण क्लोरोफिल है। पूछ सकता है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, क्लोरोफिल में तत्व जो पाया जाता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम। आपको अच्छा से याद रखना है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कौन सी कोशिका में नाभिक नहीं होती है, तो आपको याद रखना है WBC में इसका कोई नाभिक नहीं होता है। कौन सी कोशिका में नाभिक नहीं होता है, तो आरबीसी का स्ट्रक्चर देखिएगा तो टैबलेट की तरह दबा हुआ रहेगा, इसका नाभिक होता है।
तो इसी प्रकार प्लेटलेट्स मांसपेशियाँ कोशिका सभी का नाभिक होता है, डब्ल्यूबीसी को कोई नाभिक नहीं होता है। रक्तचाप मापने वाला यानी बीपी मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो बीपी मापने वाला उपकरण को स्फैग्मोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फैग्मोमीटर। स्टेथोस्कोप किसको कहते हैं? आला को कहते हैं। हृदय धड़कन मापी यंत्र, हृदय धड़कन मापी यंत्र क्या कहलाती है? मापी यंत्र को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। स्फैग्मोमीटर रक्तचाप या बीपी मापी यंत्र को कहते हैं, जबकि थर्मामीटर तापमापी यंत्र होता है। तापमापी जो बुखार नापता है, तापमापी यंत्र को क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो छोटी आंत का मुख्य कार्य जितने भी पोषक तत्व है उसका अवशोषण करना होता है। छोटी आंत का मुख्य कार्य जितने भी पोषक तत्व है उसका क्या होता है? अवशोषण करना होता है। बड़ी आंत का कार्य क्या होता है? तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य पानी का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना, पानी का अवशोषण करना। और छोटी आंत का मुख्य कार्य पोषक तत्वों का अवशोषण करना। अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, मनुष्य किस समूह का जीव है? तो मनुष्य किस समूह का जीव है? तो स्तनधारी, जो अपने समान बच्चे उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्तनधारी जीव कहा जाता है। सरीसृप रेंगने वाले जीव को सरीसृप कहा जाता है। पक्षी जो उड़ता है वो उभयचर, जो स्थल पर और जल में दोनों रहता है उसे क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। अगला देखिए, पौधे शोषण कब करते हैं? तो पौधे शोषण की प्रक्रिया कब करते हैं? तो शोषण की प्रक्रिया तो दिन रात होती है, तो दिन रात दोनों जो होती है शोषण की प्रक्रिया होते रहती है। प्रकाश संश्लेषण केवल धूप में होगा, लेकिन शोषण की प्रक्रिया तो चलते रहेगा। शोषण प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है। शोषण की प्रक्रिया दिन रात होती है, चाहे पौधा रहे चाहे आदमी रहे, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दिन में होती है। तो पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दिन में होती है। अच्छे से था। कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो होता है स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, डी की कमी से होता है। बेरी बी की कमी से होता है, बेरी बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी जिसे कहते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो इसी के साथ ये हमारे टेस्ट का 50 क्वेश्चन हो गया। आपका कितना स्कोर आया उसे आप कमेंट में या ग्रुप में बता जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छे तरीके से अपने तैयारी को करते रहें, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, अब ढिलाई देने का समय नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।